मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है सीबीएसई की कक्षा 10वीं का पाठ कारतूस, जो एक एकांकी है। इस एकांकी के एकांकीकार है हबीब तनवीर जी। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया है। दोस्तों, कारतूस इस एकांकी के द्वारा हम एकांकी विधा से परिचित होंगे, चिंतन मनन एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करेंगे, साहस, हिम्मत व बहादुरी से अत्याचार व अन्याय का सामना करेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल कर सकेंगे। नाटक और एकांकी में का अंतर देखते हैं। नाटक एक बड़ी साहित्य कृति होती है। नाटक में जीवन के एक बड़े भाग का विस्तृत वर्णन होता है। एक नाटक में कम से कम 5 अंक होते हैं। तो एकांकी नाटक की अपेक्षा बहुत ही लघु साहित्य कृति होती है। इसमें केवल एक ही अंश होता है, इसमें किसी एक घटना या समस्या का वर्णन होता है। अब हम कारतूस एकांकिका की भूमिका देखते हैं। कारतूस एक ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी में लेखक हबीब तनवीर जी ने एक ऐसे जांबाज सिपाही के कारनामों का वर्णन किया है जिसका एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, राजा रंजीत सिंह आदि राजाओं ने देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे ही एक साहसी, हिम्मत वाले, बहादुर अवध के नवाब थे वजीर अली। उन्होंने अंग्रेजों को अपने देश की भूमि से बाहर खदेड़ने के लिए अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए न्योता दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक अंग्रेज वकील की भी हत्या कर दी थी। अब हम कारतूस पाठ का सार देखते हैं। पाठ का सारांश इस तरह से है। अंग्रेज इस देश में व्यापारी का भेष धारण करके आए थे। किसी को कोई शक न हो इसलिए वे शुरू में व्यापार ही कर रहे थे, परंतु उनका इरादा केवल व्यापार करने का नहीं था। व्यापार के लिए उन्होंने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे देश की रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। उनके इरादों का जैसे ही देशवासियों को अंदाजा हुआ, उन्होंने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। प्रस्तुत पाठ में भी एक ऐसे ही अपनी जान पर खेल जाने वाले शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्म चलाने वालों की उसने नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर था कि मुसीबतों को खुद बुलावा देते हुए न सिर्फ कंपनी के अफसरों के बीच पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब दिखाया कि कर्नल के मुंह से भी उसकी तारीफ में ऐसे शब्द निकले जैसे किसी दुश्मन के लिए नहीं निकल सकते। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। वे हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा है और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। फिर कर्नल
लेफ्टिनेंट को सादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो वजीर अली के पैदा होने से दुखी था और अंग्रेज़ों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेज़ों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए थे। लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह और नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है वह सब कुछ गंवाना पड़ेगा। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेज़ों के लिए खतरा है, इसलिए अंग्रेज़ों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। कर्नल कहता है कि तभी तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है। वजीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है। वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता में बुलाने लगा। वजीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं वकील की हत्या कर दी। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतज़ार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालेगा। अंग्रेज़ों की फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेज़ों के तंबू की ओर आता मालूम हो रहा है। घोड़े के टापों की आवाज़ बहुत नज़दीक आकर रुक जाती है। सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहता है कि वह सवार उससे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए कहता है। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है। सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि वह वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। यह सुनकर कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है और जब सवार से नाम पूछता है तो सवार अपना नाम वजीर अली बताता है और कहता है कि कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं, इसलिए वह उसकी जान को बख्श रहा है। इतना कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है। घोड़े के टापों की आवाज़ों से लगता है कि वह दूर चला गया है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था। कर्नल अपने आप से कहता है कि वह एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता और आज ये कर्नल ने खुद देख लिया था। तो दोस्तों, ये रहा कारतूस एकांकी का सारांश। अब हम जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।